लास्ट 30 डेज बचे हैं सीयूईटी एग्जाम के लिए। इसका बेस्ट यूज कैसे कर सकते हैं, कैसे अपनी प्रिपरेशन मैक्सिमम कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट इज, आपको पता है सीयूईटी एक एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं, हर सब्जेक्ट के करने हैं। सेकंड, जो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन रहेगी कि सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम दो। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स के कुछ सब्जेक्ट्स फेवरेट होते हैं, तो आप ज्यादा टाइम उसे देते हैं। सभी सब्जेक्ट से इक्वल क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको सबको इक्वल टाइम देने की जरूरत है। अब अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, तो फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे हम बेस्ट कर सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं याद करने। बिल्कुल फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, उन्हें ध्यान में रखिए, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे भी उतना ही ध्यान दीजिए, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। फॉर्मूला शीट बनाइए जो आपको अच्छे से याद करनी है, क्योंकि फॉर्मूला से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। आई होप अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। सीयूटी एग्जाम में जूलॉजी का सेक्शन आपने किस तरीके से तैयार करना है, तो सबसे पहली बात है बच्चों, आपने एनसीईआरटी 12th की पढ़नी है, ठीक है। और 12th की एनसीईआरटी के अंदर जो जूलॉजी के अंदर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, और बायोटेक्नोलॉजी जो यूनिट है उससे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको करना है कि एनसीईआरटी को आपने लाइन बाय लाइन पढ़ना है। हर लाइन के बाद आपने अपने आप से क्वेश्चन अराइज करना है कि इस लाइन से एनसीईआरटी किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में असर्शन रीजन के क्वेश्चन आए, या फिर अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है और उसका हिडन मीनिंग जानने की आपने कोशिश करनी है। सेकंड जो पॉइंट रहेगा बच्चे, सेकंड पॉइंट ये रहेगा कि एनसीईआरटी के अंदर जितने भी डायग्राम्स रहे हैं आपने वो अच्छे से करने हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी के डायग्राम्स पे आपका फोकस रहना चाहिए, और एनसीईआरटी के पीछे आपको एक्सरसाइज दी हुई है, ठीक है। तो आपने एक्सरसाइज पढ़नी है, एक्सरसाइज को क्वेश्चंस करने हैं, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। एक बार आपने थ्योरी अच्छे से कर ली, ठीक है, उसके बाद आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हो सीयूईटी का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगा सकते हो, और इसी के साथ साथ फिर आप हायर लेवल के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम है, आप नीट के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, 12th के, या फिर आप जो एम्स के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उनको सोल्व कर सकते हो। हेलो बच्चों, आज मैं आपके लाई हूँ वो टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपका मैथमेटिक्स का पेपर बहुत ही आसान हो जाएगा। सीयूईटी में बेटा मैथमेटिक्स के पेपर में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ट्रिक है, नंबर 1 टिप, दैट इज फॉर्मूलाज। तो हमें वो सारे फॉर्मूलाज टिप्स में लर्न होने चाहिए जो भी सीयूईटी के सिलेबस में आते हैं, राइट। टिप नंबर 2 बोलती है कि बेटा जितनी भी ग्राफ्स हमारे सिलेबस में आते हैं, वो लॉगरिथम हो, एक्सपोनेंशियल हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो, उन सब के ग्राफ, उन सब का डोमेन, उन सब का रेंज भी हमें टिप्स में लर्न होना चाहिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ गए तो इजीली क्रैक हो पाए। टिप नंबर 3 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। बेटा टाइम मैनेजमेंट मैथमेटिक्स के पेपर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्वेश्चन मेरे सामने आया, अगर पहले 5 से 10 सेकंड के अंदर मुझे उस क्वेश्चन का अप्रोच ही क्लिक नहीं हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्वेश्चन कैसे शुरू करना है, तो उस क्वेश्चन को मैं स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाऊंगी, ताकि मेरा टाइम सेव हो पाए, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर फॉर एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो उस क्वेश्चन को स्किप करके हमें थर्ड क्वेश्चन पे जाना है। तो बेसिकली जो टोटल टाइम मैथ्स के लिए मिल रहा है, उसका 1/3 या 1/3 टाइम हमें हर एक क्वेश्चन से गो थ्रू कर जाना है, ताकि पहले जो जो क्वेश्चंस मुझे आते हैं वो क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट कर पाऊं, और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस को मैं बाद में अटेम्प्ट करूं जो मेरे से फर्स्ट अप्रोच में क्लिक नहीं हुए थे। जो क्वेश्चन मैंने बात के लिए छोड़ के रखे थे, जो टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा थे, या जिसका अप्रोच ही क्लिक नहीं कर रहा था, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना टाइम सेव करें। लास्ट टिप जो मैं देना चाहूंगी, दैट इज मॉक टेस्ट। जितने मॉक टेस्ट आप दे सकते हो, जितने सैंपल पेपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, प्लीज उतने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ताकि आपका सीयूईटी का मैथ्स का एग्जाम फुल ऑन हो जाए। हेलो स्टूडेंट्स, 30 डेज बचे हैं सीयूईटी एग्जाम के लिए। क्या टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करें केमिस्ट्री डोमेन के लिए? तो सबसे पहली चीज बेटा, एनसीईआरटी को 2 से 3 बार कम से कम पढ़ना है। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको फॉर्मूला चार्ट पर फोकस करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको एक्सेप्शंस पे ध्यान देना है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको नेम्ड रिएक्शंस अच्छे से याद करने हैं। दूसरी चीज बेटा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू क्वेश्चन, असर्शन रीजन हो गए, केस स्टडी वाले क्वेश्चन हो गए, मैच द फॉलोइंग हो गए, उनको प्रैक्टिस करें, उससे आपको काफी एडवांटेज मिलेगा।
इसके अलावा बेटा जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए उसको जरूर करें टाइमर सेट करके, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चीजें बढ़ेंगी। इसके अलावा बेटा सैम्पल पेपर सॉल्व करें, मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करें। आई होप ये सारी चीजें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, हेलो ऑल द वंडरफुल किड्स, प्यारे प्यारे बच्चों। ऑलराइट, तो मुझे पता है आप लोग इस टाइम में बहुत ज्यादा टेंशन में होंगे, बट टेंशन लेने की ज्यादा बात नहीं है। 30 डेज है आपके पास। 30 डेज के लिए जो आपकी सिंपल सी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो मैं आपको 5 चीजें बताऊंगा। वो 5 चीजों को अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, फॉलो कर लोगे, तो इन 30 डेज के अंदर अंदर आप अपना टारगेट 100% अचीव कर पाओगे। तो 30 डेज के लिए 5 टिप्स। सबसे पहली टिप, आप सारा का सारा अपना जो सिलेबस है उसको वेटेज के अकॉर्डिंग एनालाइज कर लो। प्रीवियस ईयर में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसकी वेटेज डिसाइड कर लो कि मैक्सिमम क्वेश्चन कहां से आए, मिनिमम क्वेश्चन कहां से आए। सेकंड, आप जो भी टॉपिक्स डिफिकल्ट लगते हैं चैप्टर के, उन चैप्टर के आगे उनके डिफिकल्ट टॉपिक्स आप मेंशन कर लो। हर चैप्टर के में आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होंगे, कोई वीक पॉइंट्स होंगे। तो सेकंड थिंग कि आप सारे के सारे डिफिकल्ट टॉपिक्स को मेंशन करो। थर्ड, आप डेडिकेटेडली बायो पढ़ने के लिए टाइम डिवोट करो। अपने पूरे दिन का टाइम मैनेजमेंट क्रिएट करो, टाइम टेबल क्रिएट करो, और उसमें आप अच्छे से मेंशन कर लो कि आपके बायोलॉजी का स्केड्यूल कितने बजे से कितने बजे तक आपको फॉलो करना है, और 30 डेज के लिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट वे में उसको फॉलो करना है। फोर्थ, आपको अपने जितने भी नोट्स हैं उनको बड़े बड़े लाइंस में नहीं लिखना है। आप एनसीईआरटी पे फोकस रहो, एनसीईआरटी को स्टडी करो, और हर पेज के जो भी की पॉइंट्स हैं उनको बुलेट पॉइंट के फॉर्म में आप लिख के रखो। एंड फिफ्थ एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहीं पे भी आपको कोई चीज पढ़ने में डिफिकल्टी आ रही है, याद करने में डिफिकल्टी आ रही है, उसको लिख के कहीं पेस्ट करो, और पेस्ट करने के बाद उसको बार बार आप रिवाइज करते रहो। ठीक है, तो ये 5 चीजें अगर आप फॉलो करेंगे, पहला अपना वेटेज डिसाइड करना क्वेश्चंस के बेसिस पर। वेटेज डिसाइड करने के बाद डिफिकल्ट टॉपिक्स को मेंशन करना। डिफिकल्ट टॉपिक्स को मेंशन करने के बाद आप अपने वेल समराइज नोट्स को बनाइए, प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करिए, डिफिकल्ट टॉपिक्स को अच्छे से कहीं लिख के चिपका के बार बार पढ़ते रहिए। 30 डेज में आप बहुत आराम से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। मॉक टेस्ट दो, पेपर्स को प्रैक्टिस करो। ऑलराइट, हेलो बच्चों लोग, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त हो गए। मैं हूँ ताना मुंजाल। तो बेटा सबसे पहले आप मुझे बताओ कैसी चल रही है आपकी सीयूईटी की तैयारी? क्या आपने शुरू कर दी है तैयारी? क्या आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू कर दी है? एमसीक्यूज की प्रैक्टिस शुरू कर दी है? अपने कंसेप्ट को रिवाइज करना शुरू कर दिया है कि नहीं? और जिन बच्चों ने अभी तक शुरू नहीं किया, यही टाइम है बेटा, यही कुछ दिन रह गए हैं, यही टाइम है, मेहनत कर लो, यही टाइम है स्ट्रगल करने के। और अगर इसी टाइम पे मेहनत कर ली तो आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो अब कैसे करनी है मेहनत? अब अगर आपको बता दूं, आपके साथ बेटा लाखों बच्चे बैठे हैं, लाखों बच्चे आपके साथ पेपर में बैठेंगे, तो आपको उनकी तरह आपको इतनी तैयारी भी इतनी स्ट्रॉन्ग रखनी है कि आप उन बच्चों को कॉम्पिटिट कर पाओ, क्योंकि कंपटीशन बहुत होने वाला है इस बार, और चांसेस भी है कि पेपर भी मुश्किल आ सकता है। तो आपकी तैयारी भी इतनी अच्छी होनी चाहिए। तो अब आपको करनी कैसे तैयारी है? तो सबसे पहले बच्चा सबसे पहले अपने कंसेप्ट्स को बहुत ही अच्छे से रिवाइज करो। जो टॉपिक्स है उसको अच्छे से रिवाइज करो, चैप्टर्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि कहीं से भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाए तो आप एमसीक्यू को अच्छे से कर पाओ। दूसरी चीज, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सको उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो एमसीक्यूज की। कहीं से भी लो यार, चैप्टर हो गया है तो फटाफट से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। गूगल से क्वेश्चन उठाओ, अपनी बुक के क्वेश्चन उठाओ, कहीं ना कहीं सैंपल पेपर से कहीं से भी क्वेश्चन उठाओ और प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बढ़िया है आपके लिए।
ठीक है। और तीसरी चीज, स्पीड पे वर्क करो। यहाँ बच्चे मात खाते हैं क्योंकि ठीक है टॉपिक आ गया, कंसेप्ट आ गया, चैप्टर समझ आ गया, एमसीक्यूज भी कर ले दो, लेकिन एमसीक्यू जब टाइम पे नहीं कर पाओगे तो ये प्रॉब्लम है। पेपर में बच्चों को यही दिक्कत आती है, क्वेश्चन छूट जाते हैं और फिर दिक्कत आती है। तो अपने क्वेश्चंस की अपनी जो स्पीड है उस पे वर्क करो। अगर आप स्पीड पे वर्क करोगे, जल्दी जल्दी कोशिश करो कि ये क्वेश्चन को इतने टाइम में करना है, कोशिश करो स्पीड पे वर्क करो, ठीक है। तीसरा, मॉक टेस्ट दो, जितने ज्यादा हो सके टेस्ट दो, रेगुलर टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट बेसिकली आप कंप्यूटर पे जब टेस्ट देते हो ना, उससे क्या होगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको एग्जाम हॉल में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, आपको कैसे कंप्यूटर में बैठ के पेपर देना है, कैसे आपको सीयूटी का पेपर देना है, एग्जाम देना है, आपको एक आइडिया मिल जाएगा, आपको एक वो डर नहीं लगेगा उस पर, ठीक है। तो ऐसे ही बच्चा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो एमसीक्यूज की जोरदार। ये बस कितने ही तो दिन रह गए बच्चा, कितने दिन रह गए, बस एक कुछ दिन की मेहनत, आपको एक अच्छा कॉलेज देना है, ठीक है जी। तो अब आपको पता है हम लोग सीयूटी वाला भी आपके लिए आ चुके हैं, आपको लाइव क्लासेस दी जा रही है, हर चैप्टर को बहुत ही अच्छे से रिवाइज करवाया जा रहा है, हर सब्जेक्ट का। तो हमारे साथ मिलके करते हैं, सीयूटी को फोड़ते हैं और एक अच्छा कॉलेज लेके रहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मेरी कुछ टिप्स आपके लिए जनरल टेस्ट पेपर सीयूटी यूजी के लिए। इसमें हमारे 3 सेक्शंस हैं, एक तो मैथ्स, क्वांट हो गया, फिर रीजनिंग हो गया और जनरल अवेयरनेस। मैथ्स के लिए हमें क्या करना है, हमें हर सवाल को 20 से 30 सेकंड 20 to 30 सेकंड्स के अंदर सॉल्व करना है। तो उसके लिए या तो आपको मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सारी बताता हूँ, यूट्यूब हुआ या ऐप हुआ। अगर आप यानी कि वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो आप जैसे मार्केट में एक बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, राइट, जनरल टेस्ट के लिए भी है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में, तो आप वहां से जो है शॉर्ट ट्रिक देखो, क्योंकि हमें वो जो हम 6 से 10th क्लास तक करते थे पूरा लेंथी मेथड वैसे सॉल्व नहीं करना है, एमसीक्यू है, हमें यहाँ पे क्विकली आंसर लेके आना है। उसके लिए आप तो शॉर्ट ट्रिक से करो। दूसरा एक और कर सकते हो कि आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हो। मैक्सिमम क्वेश्चन में हम जब ऑप्शन के थ्रू जाते हैं तो वो भी हम आंसर लेके आ सकते हैं, तो आप ऑप्शन से भी, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर सकते, चाहे दुनिया का कितना ही टॉप फैकल्टी पढ़ा ले, नहीं हो सकता। तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। सीयूईटी का एग्जाम जो है एमसीक्यू बेस्ड है, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज लगाओ, जितना लगा सकते हो। मार्केट से 2, 3, 4 बुक जितनी ले आओ, सबके एमसीक्यू लगाओ। हो सकता है वही एमसीक्यू आपके उसमें आ जाए, ज्यादा से ज्यादा क्या वैल्यू चेंज हो जाएगी मैथ्स वगैरह में, लेकिन जनरल अवेयरनेस की बात करूं, डिट्टो वही आ सकता है। चांसेस बहुत है और ऐसे बहुत होता भी है एग्जाम में। तो आप जो एमसीक्यूज ज्यादा से ज्यादा लगाओ। और मैथ्स में एक और चीज, फॉर्मूला शीट बना लो। फॉर्मूला जो मैं बताता हूँ कि ये शॉर्ट ट्रिक वगैरह हो गया, या फिर आप जो भी बुक ले रहे हैं फॉर्मूला शीट पूरी बना लो। रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में तो मैक्सिमम क्वेश्चन 90% में तो हम पेन भी नहीं उठाते, ना जरूरत होती है, तो उसमें आप प्रैक्टिस करो। पीडब्ल्यू की भी हमारी बुक आती है, उसमें भी आपको जो है रीजनिंग कवर्ड है, या फिर आप यानी कि ऐप से कर रहे हो, यूट्यूब से कर रहे हो, तो रीजनिंग में तो क्वेश्चन करो, तभी पता पड़ेगा कि इसको किस मेथड से करना है। और एक बार आपने कर लिया फिर तो उसमें कुछ नहीं, ना उसमें रटना है ना कुछ करना है, बस उसको सवाल देखेंगे तो हमें प्रोसेस पता है कैसे करना है, हो जाएगा, ठीक है। रीजनिंग जो है सबसे इजी सब्जेक्ट है हमारे लिए, लेकिन बस एक बार उसको आपको पता करना होगा कि इसको करना है कैसे। एक बार आइडिया लग गया फिर आपको लाइफ में जरूरत नहीं पड़ेगी रीजनिंग पढ़ने की। अब मैं बात करूं स्टैटिक की, जनरल अवेयरनेस की, तो उसके अंदर क्या है, वो तो हमारा समंदर है जिसमें पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है और कंप्यूटर साइंस है। तो ये सारा हमें कितना क्या पढ़ना है, तो देखो इसमें तो आप जितना पढ़ते जाओगे उतना ही कम लगता है, राइट। हमारे पास टाइम कम है तो इसमें आप ऊपर ऊपर से कवर कर सकते हैं। पीडब्ल्यू की बुक हो गई, उससे जनरल अवेयरनेस कर दिया, नहीं तो यहाँ मैं जो आपको क्लासेस में करवाऊंगा वो आप कर सकते हो जनरल अवेयरनेस के अंदर। बाकी मार्केट में और भी बुक्स आती है, उनमें जो जनरल अवेयरनेस दिया वो आप कर सकते हो, लेकिन वो काफी ज्यादा और हमारे पास टाइम इतना नहीं है। तो उसके लिए आप जो ऊपर ऊपर से जितना मेजर हो सकता है, लाइक लॉन्गेस्ट इन द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, ये सारा कर लिया, ठीक है, फर्स्ट इन द वर्ल्ड, फर्स्ट इन द इंडिया, ये सारा कुछ। पॉलिटी में भी लाइक कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए, इंपॉर्टेंट चीजें होगी, ठीक है। इसी तरह से ज्योग्राफी में भी, हिस्ट्री में भी जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, वो हम कर सकते हैं। साइंस के अंदर भी जो इंपॉर्टेंट मेजर हम जनरली अवेयर होना चाहिए हमें, वो सारी चीजें करेंगे। तो ये मेरी टिप्स थी आपके लिए कंप्लीट ओवरऑल जनरल टेस्ट के लिए। तो आप इनको फॉलो करो और अपने टॉप मार्क्स और एक बहुत ही अच्छी रैंक सुनिश्चित करें। हे एवरीवन, 30 डेज में सीयूईटी की प्रिपरेशन कैसे करनी है, बहुत कंफ्यूजन है। सो आई एम हियर विद 5 टिप्स एंड ट्रिक्स जिन्हें फॉलो करके आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सो 30 डेज का जो ड्यूरेशन है दैट इज फॉर रिविजन, ठीक है। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं या टॉपिक्स हैं उन्हें जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे आपके लिए बेटर होगा। सेकेंड टिप इज अवॉइड मल्टीपल रिसोर्सेज। जितने ज्यादा हम डिफरेंट रिसोर्सेज से या बुक्स
से जो है टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं ना, या रूल्स को सीखते हैं, तो कंफ्यूजन होता है, और कंफ्यूजन की वजह से क्या होगा, बहुत बड़ा मेस होगा, राइट। थर्ड टिप इज, जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें आपके लिए बेटर होगा। अब इसके लिए आप रिसोर्सेज को वाइड कर सकते हैं। इससे जितना ज्यादा आप डिफरेंट रिसोर्सेज से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट इज, जितना ज्यादा आप ऑनलाइन टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि ये एग्जाम जो है वो सीबीटी मोड में होने वाला है, राइट। सो आपको एक बेसिक नॉलेज हो कि किस तरीके से आपको जो है क्वेश्चंस को मार्क करना है, किस तरह से सेव करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है, इसके आपको प्रैक्टिस होगी और आपको एग्जाम टाइम पर सब कुछ एकदम से नया नहीं लगेगा। नेक्स्ट इज, आप इंग्लिश लैंग्वेज की जैसे बात करें, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ज्यादा वास्ट होते हैं, जैसे कि वोकैब वाला पार्ट हुआ, राइट। सो वोकैब वाले पार्ट में आप ये कर सकते हैं कि डेली 20 to 30 सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स को आप याद कर लीजिए। कुछ ट्रिक्स और टिप्स जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड लेक्चर्स में भी जो है दी गई है, आप उन्हें सीख लीजिए, आपके लिए बेटर होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन दैट इज रेस्ट वेल एंड स्लीप वेल। Hey everyone, as you know, I'm Monica Dua, your Geography and Psychology faculty. So guys, आज हम बात करने वाले हैं लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी के ऊपर। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, आपकी CUET एग्जाम में जस्ट 30 डेज ही बचे हैं। सो किस तरीके से इन 30 डेज में आप एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करो, जिससे आप, चाहे आपका ज्योग्राफी डोमेन है चाहे आपका साइकोलॉजी डोमेन है, उसमें आप पूरे के पूरे 50 के 50 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके आओ। इस स्ट्रैटेजी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें बेसिकली 5 स्टेप्स हैं। अगर आप ये 5 स्टेप्स फॉलो करोगे तो भी फॉर श्योर मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप जो है डोमेन में 50 के 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ सकते हैं, और वो भी बिल्कुल सही। तो चलिए जानते हैं उन 5 स्टेप्स के बारे में। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि अब आपको कोई अलग अलग रेफरेंस मटेरियल नहीं पढ़ना है, आपको सिंपली और सिंपली एनसीईआरटी को ही फोकस करना है। क्लियर? कुछ बच्चे हैं जो ये सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ से ये टॉपिक पढ़ लेते हैं, यहाँ से ये टॉपिक पढ़ लेते हैं। बिल्कुल नहीं, आपको सिंपली एनसीईआरटी को ही रेफर करना है। पहली बात तो ये ध्यान रखिए। दूसरी बात, आपको क्या करना है, आपको पर्टिकुलरली 30 डेज का अपना एक टाइम टेबल बनाना है। क्लियर? 30 डेज का आपको पूरा अपने लिए क्या तैयार करना है, टाइम टेबल तैयार करना है कि किस तरीके से आपको कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम डिवोट करना है। क्लियर? थर्ड, आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी को एक बार थोरली फटाफट से रिवाइज करना है, क्योंकि मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आप एनसीईआरटी को एक बार पढ़ चुके हो, तो आपको जस्ट उसको रिवाइज करना है। और रिवाइज करते टाइम जो भी स्टैटिक चीजें आ रही हैं उसको हाईलाइट कर लेना है। क्लियर? या फिर कोई ऐसा टॉपिक आ रहा है, जैसे साइकोलॉजी अगर आप रिवाइज करोगे तो उसमें ऐसे टॉपिक्स आएंगे, ऐसी थियरीज आएंगी जिनके आप फ्लो चार्ट बना सकते हो, तो वो फ्लो चार्ट आप बनाकर रख सकते हैं। क्लियर? समझ आ रही है बात? ताकि जब आप पेपर से 2 दिन पहले एनसीईआरटी के नोट्स को एक बार रिवाइज करने बैठो तो तुम उनको रिवाइज कर सको। क्लियर? नंबर 4, आपको क्या करना है, पूरी रिवीजन के बाद जो मॉक टेस्ट हैं उनको एक बार कवर करने की कोशिश करनी है, क्योंकि मॉक टेस्ट जो है वो आपको एक आइडिया दे सकते हैं कि आपके कौन से पार्ट पर क्या कमी है। क्लियर? सो ये 4 स्टेप्स हैं। एंड फाइनली आपके पेपर से पहले जो 2 दिन बचते हैं उसमें आपको अपना पूरा एक बार से क्विक रिवीजन लेनी है। क्लियर? सो अगर आप ये 5 स्टेप्स मेरे साथ फॉलो करोगे तो आई एम फॉर श्योर आप डोमेन में पूरे के पूरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर आओगे बिल्कुल ही अच्छे से। हेलो बच्चा लोग मेरे, कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आप सभी लोग की पढ़ाई लिखाई। मुझे पता है कि आप सभी की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी, आप सभी खूब मेहनत कर रहे होगे। आखिर जो सपना देखा है उस सपने को पूरा जो करना है ना, और उस सपने को पूरा करने के लिए आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज मैं यहाँ पे हिंदी को लेकर जो आप बहुत परेशान हो ना, क्योंकि अब समय कम है तो दिमाग पे बहुत प्रेशर आ रहा होगा कि क्या पढ़े कैसे पढ़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आज मैं उन्हीं सारे सवालों का जवाब दूंगी। सबसे पहली बात बच्चा, आपको ये याद रखना है कि आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। आपको ये सोचना है कि मेरे से ज़्यादा किसी को नहीं आता है, मैंने जो कुछ भी पढ़ा है ना उससे बाहर मेरे एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप सकारात्मक रहेंगे ना तो अपने आप आपके आसपास भी वो सकारात्मक माहौल बना रहेगा। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि अरे मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है, तो बस वो निगेटिव माहौल आपके आसपास मौजूद होने लगेगी। और दूसरी बात है कि अब आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। जो भी महत्वपूर्ण है, जैसे आपके गद्य पद्य हो गए, हिंदी का मेरुदंड यानी कि जो ग्रामर हो गया आपका, जो आपके क्या विलोम पर्यायवाची, जो आपके हिंदी साहित्य के इतिहास है, अब इन पे क्या करना है आपको, इनकी आपको
प्रैक्टिस करनी है, इनको रिवीजन करना है। आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जो मॉडल पेपर है, एनटीए ने जो भी एग्जाम करवाए हैं उनके जो पेपर है आप उनको देखिए कि वो किस तरीके का प्रश्न पूछता है। पेपर बहुत इजी आता है, बहुत हार्ड नहीं आता है, तो बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं लेना है। आप देखोगे ना, ऐसे प्रश्न को देखेंगे आप और चुटकियों में प्रश्न को कर ले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और जब आपके रिजल्ट आएंगे तो पूरे के पूरे नंबर आपके रहेंगे। तो ये भरोसा आपको रखना भी है अपने ऊपर, और बाकी हम तो है ही गूगल मैप की तरह आपको रास्ता बताने के लिए, आपको बस उस रास्ते पे सिर्फ चलते रहना है। तो चलिए फिर ऐसे हमारे साथ बने रहिए, हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। बाकी बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है, एकदम रिलैक्स होके एकदम एंजॉय करके पढ़ाई करनी है। CUET की एग्जाम को अब ज्यादा समय नहीं बाकी है, तो जितने भी लेक्चर्स पॉलिटिकल साइंस के आप देख चुके हो, आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट करनी है, और वो ये है कि NCERT आपको खुद से पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, सबसे बड़ी और सबसे भारी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स पे डिपेंड हो जाते हैं कि मैंने लेक्चर देख लिया अब हो गया। नहीं, आपको वो नहीं करना है, आपको अपनी रीडिंग हैबिट बनानी पड़ेगी। और इसीलिए मैंने आपको जब भी क्लास ली है उसके पहले आपको मैंने ये एडवाइस दी थी कि मेरी क्लास देखने के बाद, चाहे मैंने कितने ही अच्छे से आपको समझाया हो और आपको समझ आ गया हो, लेकिन लेक्चर के बाद, क्लास के बाद, जब तक आप वो चैप्टर खुद से जाके एक बार अकेले में नहीं पढ़ोगे, तब तक आप ये मत मानना कि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सो यू हैव टू डू सेल्फ स्टडी। डोंट ओवर रिलाई ऑन द लेक्चर्स इटसेल्फ कि भाई बस मैंने देख लिया, हो गया, सर ने तो बहुत अच्छे से समझा दिया। नहीं, खुद से पढ़ने के बहुत फायदे होते हैं, और ये तो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की शुरुआत है। जब आगे और बड़े बड़े एग्जाम्स दोगे ना, तब आप रियलाइज करोगे कि सेल्फ स्टडी और बुक की रीडिंग हैबिट कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी इंपॉर्टेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ओके, तो ये जितने भी बाकी दिन हैं, इसमें अच्छे से लेक्चर्स को रिवाइज करो। NCERT पढ़ते समय जो भी आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, टिक किए हैं, उन्हें रिवाइज करो, सो दैट एट द एंड ऑफ द डे जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठो तो सारी चीजें आपके माइंड में इस तरीके से हो जैसे कि ये कल ही आपने पढ़ा हो। तो उम्मीद करता हूं कि पॉलिटिकल साइंस बहुत ही मजे से सभी को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब बारी है प्रैक्टिस की, कैसे पॉलिटिकल साइंस में अच्छे मार्क्स स्कोर किए जाएं, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर समझ में तो सब आ गया, एक एक चीज जो आप पढ़ा रहे हो समझ में आ गया है बहुत ही आसान भाषा में, लेकिन फिर भी जब मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती हूं या करता हूं तो मेरे गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों ये कॉमन समस्या है हर उस स्टूडेंट की जो एग्जाम देता है, और इसका एक ही उपाय है, और वो उपाय क्या है? प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट। जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा गलती करने के चांसेस आपके कम होंगे। क्योंकि देखो क्या होता है ना, मैंने आपको बता दिया कि भाई इंडिया 1947 में आजाद हुआ, आपको पता है, लेकिन उसी क्वेश्चन को मैं अगर बहुत ही ज्यादा घुमा फिरा के मैच द फॉलोइंग बना के पूछूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ये तभी होता है जब आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं होती और आपने बहुत ही कम क्वेश्चंस बनाए होते हैं, और जब एग्जाम में आपके सामने दोनों बुक के क्वेश्चंस मिला के आते हैं ना, तो दिमाग घूम जाता है और ऐसा लगता है कि कुछ याद ही नहीं आ रहा। तो इट्स बेटर कि आप पहले ही प्रिपेयर्ड होके जाएं, और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचें तब तक आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आपको ऐसा लगे कि यार ये तो कुछ नया हो ही नहीं रहा, ये तो राहुल सर ने मुझे पिछले 1 महीने से डेली कराते गए हैं वो, और डेली मुझे उन्होंने एडवाइस किया है। तो आपको ये फील ही नहीं आएगी कि भाई ये कुछ एग्जामिनेशन का प्रेशर है। तो दोस्तों अगर एग्जामिनेशन प्रेशर से अपने आप को बचाना है ना, और अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तो एग्जामिनेशन का माहौल खुद ही बना लो घर में, और जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो करते जाओ। सर नोट्स कैसे बनाएं? अक्सर मेरी क्लास में स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि सर आपकी क्लास समझ में बहुत अच्छे से आती है, लेकिन उसके बाद उसके नोट्स बनाएं, और बनाएं भी या नहीं, क्या जरूरी है? तो दोस्तों एक बहुत ही आसान तरीका आपको बताता हूं, और वो ये है कि जब भी मेरी क्लास देखो उसके बाद तुरंत से एनसीईआरटी पढ़ो, तुरंत से एनसीईआरटी पढ़ो, और एनसीईआरटी पढ़ते समय अपने हाथ में एक पेन और एक हाइलाइटर लेके बैठो। ठीक है, अब आपने क्योंकि मेरी क्लास ऑलरेडी देख ली है, आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो आप बहुत स्पीडली पढ़ते चले जाओगे, क्योंकि आप समझ चुके हो।
अगर आप मेरा लेक्चर बिना देखे एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन लेक्चर के बाद देखोगे आपका टाइम बचेगा। अब आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ते समय यू जस्ट नीड टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि आपने ऑलरेडी लेक्चर समझ लिया है, आपको पता है क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। पेंसिल लेके बैठो, साइड में जो स्पेस रहता है वहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आपको लगता है कि लिखना है तो लिख लो। तो इससे फायदा क्या होगा कि जब 10 दिन बाद आप इसी चैप्टर को दोबारा पढ़ोगे ना तो आपको ये फील आएगी कि ये आपने कल ही तो पढ़ा था। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत पहले पढ़ा था, और चीजें एज इट इज आपके दिमाग में छप जाएंगी। तो बस यही टेक्निक है, और नोट्स मेकिंग में कोई रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों। पॉलिटिकल साइंस में 200 में से 200 स्कोर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, अक्सर काफी सारे क्यूरियस बच्चे ये सवाल पूछते हैं। तो बिल्कुल 200 में से 200 स्कोर किया जा सकता है। देखो 50 क्वेश्चन टोटल आते हैं, 40 आपको सॉल्व करने हैं, यानी कि आपके पास चॉइस होता है, आप 10 क्वेश्चन स्किप कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, और अगर गलत दे दिया तो -1, और अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो 0, ठीक है। तो दोस्तों एक भी क्वेश्चन अगर आपका गलत गया तो सामने वाला स्टूडेंट अगर उसको सही करता है तो 6 नंबर का अंतर आ गया आपके और उसके बीच में। तो 200 में से 200 स्कोर करना आसान तो है पॉलिटिकल साइंस में, लेकिन साथ में आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि जब आप एग्जाम में बैठो तब आप एकदम ही ज्यादा, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो वहां पे तुक्का मारने मत जाओ, क्योंकि अगर वो नेगेटिव मार्किंग हो गया तो आपकी रैंक में अच्छा खासा फर्क पड़ सकता है। अब 200 में से 200 लाने के लिए करना क्या होगा, सीधा सीधा जो मैंने आपको नोट्स मेकिंग की टेक्निक बताई है और जो मैंने आपको रिवीजन करने का तरीका बताया है, बस उस तरीके से आप रिवाइज करो। और मेरे सारे लेक्चर्स आपने अच्छे से देख ही लिए हैं, किसी में भी कोई भी डाउट्स हैं तो आप उस लेक्चर को दोबारा देख लो, और उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज मैंने प्रैक्टिस कराए हैं, जितने भी क्वेश्चंस हमने अभी तक सॉल्व किए हैं, सारे के सारे एक बार फिर से सॉल्व कर लो। आपको कोई रोक ही नहीं सकता 200 में से 200 लाने से। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतने ज्यादा आपके चांस हैं सिलेक्शन के और फुल मार्क्स के। सर पॉलिटिकल साइंस में इतनी सारी डेट्स हैं और इतने सारे ईयर्स हैं, ये चीज इस साल में हुई थी, नागालैंड 1963 में स्टेट बना था, तो इस तरीके के बहुत सारे ईयर्स हैं, कैसे याद करें? ये काफी कॉमन डाउट है जो काफी सारे बच्चे मुझसे पूछा करते हैं। तो बच्चों एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब भी आप कोई भी ईयर याद करने में आपको दिक्कत हो रही हो ना, तो उससे रिलेटेड स्टोरी पढ़ लो। अगर मैं आपको नागालैंड 1963 में क्रिएट हुआ था बता रहा हूं और आप याद नहीं रख पा रहे हो, तो मैंने जो आपको नागालैंड की स्टोरी बताई थी ना कि इंडिपेंडेंस के बाद नागालैंड में क्या हुआ था, क्या मूवमेंट हुए थे, वो ध्यान से पढ़ लो। जब भी आप किसी भी इवेंट की स्टोरी पढ़ोगे ना, तो उससे रिलेटेड डेट्स याद करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक चीज डिस्कस की थी कि भाई डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और इस तरीके की चीजें 1962 के बाद इंडिया में बनी थी। तो वो याद करने का सबसे बड़ा तरीका ये था कि आपको ये लॉजिक लगाना है कि इंडिया चाइना वॉर 62 में हुआ, 62 के बाद ये चीजें बनी क्योंकि इंडिया ने रियलाइज किया कि हमें डिफेंस पे खर्चा करना है ताकि हम अपने देश के बॉर्डर्स को बचा सके। तो आपको याद करने में चीजें तब आसान लगेंगी जब आप उसके बैकग्राउंड की स्टोरी याद रखोगे। तो सबसे अच्छा तरीका यही है किसी भी डेट्स को याद रखने का।